नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब शुरुआत करते हैं देवभूमि समाचार की। श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी निकल चुके हैं। हमारे संवाददाता अभय कैतुरा की रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हो चुकी है। केदारनाथ धाम के कपाट भी 25 अप्रैल को सुबह 6:10 पर यहाँ पर खुल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम स्वयं इस समय केदारनाथ यात्रा पर चल रहे हैं। केदारनाथ यात्रा के विभिन्न पड़ावों से होकर हम लोग केदारनाथ धाम के लिए गुजर रहे हैं और इस केदारनाथ धाम पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बड़ी दिनचर्या के बाद बर्फ का एक सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें बर्फ के सौंदर्य नज़ारे के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं और वो अभिभूत भी यहाँ पर हो रहे हैं। यानी जो रोमांचकारी यात्रा भोले की कही जाती है, प्रभु भगवान भोले की कही जाती है, रोमांचकारी यात्रा लगातार जारी है। इस रोमांचकारी यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर जो श्रद्धालु हैं वो रुक भी रहे और अपनी जो यात्रा का लुत्फ है उसे उठाते नजर आ रहे हैं। आज केदारनाथ की बयानी बाबा भोले की जो डोली है, पंचमुखी जो डोली है, जलविग्रह जो डोली है, आज अब अंतिम पड़ाव यानी गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए चलेगी। आज देर शाम तक ये केदारनाथ में ये डोली पहुंचेगी और सबसे बड़ी बात है कि डोली के पहुंचने के साथ ही कल सुबह से इस यात्रा का विधिवत रूप से आगाज हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्वयं इस यात्रा में यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस यात्रा के विभिन्न पड़ावों पर ये कह सकते हैं श्रद्धालु भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जबकि प्रशासन चेतावनी जारी कर चुका है कि मौसम को देखकर वे आगे बढ़ने का वो काम करें ताकि उन्हें किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। कैमरामैन हसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, गौरीकुंड। देवभूमि उत्तराखंड में आजकल हर तरफ आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। चारधाम की शुरुआत होते ही श्रद्धालु हिमालय की ओर बढ़ने लगे हैं। यात्रा को लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। केदारनाथ धाम की यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इन यात्रा के लिए विभिन्न पड़ावों पर श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। फिर पीछे आप देख सकते हैं ये श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ धाम के लिए यहाँ पर रवाना हो चुके हैं, घोड़ों पर जा रहे हैं। कुछ श्रद्धालु पैदल यहाँ पर चल रहे हैं। जो धाम के जो विभिन्न पड़ाव है, उन धामों के विभिन्न पड़ावों पर लोगों की सुविधा के लिए लोग जो यहाँ पे यात्रा मार्ग से जुड़े, जिनका व्यवसाय इस यात्रा मार्ग से जुड़ा हुआ, उनके टेंट यहाँ पर लग रहे हैं, वो भी अपनी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। अभी ये कह सकते हैं कि कुछ घंटे बचे हुए हैं केदारनाथ की यात्रा जो शुरू होगी। कल 25 अप्रैल को विधिवत रूप से सुबह केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पर खुल जाएंगे और धामों के विभिन्न पड़ावों पर यात्रियों के लिए भी पूरी जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का काम किया गया। इस बार ये कह सकते हैं कि जो श्रद्धालु केदारनाथ धाम आ रहे हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए इस बार प्रकृति के वो रमणीक जो सुंदर नज़ारे इस समय मौजूद है। जो चारों तरफ बर्फ गिरी हुई है, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बर्फ गिरी हुई है, रास्ते में भी उन्हें बर्फ के नज़ारे यहाँ पर मिलेंगे और वो पूरा प्रकृति का आनंद लेते हुए आगे यहाँ पर बढ़ सकते हैं ताकि उस केदारनाथ धाम की यात्रा का विधिवत रूप से मजा ले सकें। प्रभु के दर पर पहुँचने से पहले प्रकृति के नज़ारे यहाँ पर ले सकते हैं। तो विभिन्न पड़ावों पर तैयारियाँ भी हो चुकी है। जो श्रद्धालु हैं वो भी केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो चुके हैं और जल्द ही वो लोग भी धाम में पहुँच पाएंगे। और कल सुबह जब कपाट खुलेंगे, धाम के कपाट खुलेंगे, तो उस समय सभी लोग मौजूद रहेंगे। जय जयकारों के साथ भगवान भोले से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना करेंगे। कैमरामैन हसुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, लिंचोली। चारधाम यात्रा को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित हुआ है और केदारनाथ धाम में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हल्की बर्फबारी ने केदारनाथ धाम पहुंचे और श्रद्धालुओं के उत्साह को और बढ़ाने का काम किया है। केदारनाथ धाम में हो रही हल्की बर्फबारी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैतुरा ने। कुछ घंटों बाद भोले के दरबार यानी केदारनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। उससे पहले ही भक्तों की एक और मनोकामना पूर्ण यहाँ पर हो गई है। वो केदारनाथ धाम में एक बार फिर मौसम बदल चुका है। सीधी बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की बर्फ पड़ना शुरू हो चुकी है और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनकी उत्साह का कोई समय, उनके उत्साह में कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, उनका भरपूर उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यही नज़ारा देखने के लिए वो यहाँ पर आए थे। केदारनाथ धाम के कपाट यहाँ पहले सीधे तौर पर जो बर्फबारी यहाँ पर हो रही है, उस बर्फबारी का वो आनंद लुत्फ यहाँ पर ले रहे हैं क्योंकि
कल बर्फबारी लेकिन लेकिन आज शाम में इस समय और खुशी देखने लायक यहाँ पर नजर हो रही है। और ये बाबा भोले का आशीर्वाद ही समझ सकते हैं कि कपाट खुलने से पहले जिस प्रकार से अपने भक्तों पर यहाँ पर बर्फबारी की वर्षा यहाँ पर कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यात्रा और चरम पर होगी। भक्तों का इसी तरह की तांता केदारनाथ धाम में आने का लगा रहेगा। कैमरामैन नथुना दास, अभय कैंपुरा, इंडिया वाइज, केदारनाथ। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि अगले 3 से 4 दिन तक मौसम बदलेगा। खास करके ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो अगले 3 से 4 दिन तक मौसम बदल सकता है। देहरादून में ऐसा बता रहे हैं, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की आशंका बताई जा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि बर्फबारी भी होगी और गरज के साथ बारिश की संभावना बताई जा रही है। ऐसा मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। अगले 3 से 4 दिन तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। उत्तराखंड में आपको बता दें, अगले 3 से 4 दिन तक मौसम करवट लेगा। हल्की बर्फबारी और बारिश के भी अनुमान जताया जा रहा है। गरज के साथ बारिश हो सकती है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां मध्यम बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन यात्रा की तैयारियां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में श्रद्धालु सरकारी तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। यमुनोत्री, गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर 22 अप्रैल को खुल चुके हैं और मंगलवार को 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। ऐसे में पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड का सबसे ज्यादा राजस्व चारधाम यात्रा से ही आता है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से इस बार पुख्ता तैयारियों के दावे किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है कि तैयारियां पुख्ता की गई हैं, लेकिन भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़ को काबू करना सरकार की चुनौती बन रही है। चारधाम यात्रा के मुख्य धाम केदारनाथ धाम में इंडिया वाइज की टीम पहुंच चुकी है। मैं अपने साथी हर्ष उनियाल के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ धाम के कपाट कल सुबह 6:10 यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। अगले 6 महीने श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन यहीं पर कर पाएंगे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मेरे से साथी हर्ष उनियाल दिखा रहे हैं, ये केदारनाथ धाम का वो प्रसिद्ध पौराणिक मंदिर है जो मान्यता के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की तरफ से स्थापित बनाया गया था। सीएम के निर्देश के बाद भी लगता है कि अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी। तभी चारधाम यात्रा को लेकर कई बैठक की गई, लेकिन धरातल पर तैयारियों के नाम पर कुछ है ही नहीं। ना तो मेडिकल की कोई सुविधा, ना यात्रियों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था शासन प्रशासन की तरफ से की गई है। पूरी तो नहीं कह सकते आप इनको, क्योंकि गौरीकुंड में रूम नहीं मिल रहे हैं। काफ़ी लोग ऑन रोड रात भर इंतज़ार किए हैं बैठ के। मैं प्रशासन से यही कहूँगा कि कम से कम सोने का इंतजाम करें, क्योंकि इतनी सर्दी में रात में आदमी नहीं रुक सकता है बाहर। क्या और व्यवस्थाएं भी आपको रास्ते में आज जब आते हुए देखे? क्या पानी की व्यवस्था है या रुकने के लिए कुछ ऐसे जो सेटअप पॉइंट बने देखे हुए थे? सेटअप पॉइंट में देखिए मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी नहीं है। अगर किसी को दर्द भी है ना, तो सिंगल आपको पेन किलर भी नहीं मिल रहा है रास्ते में। इवन आई एम सफरिंग फ्रॉम सेक्रोलाइटिस, फिर भी मेरे को ना एक पेन किलर नहीं मिला। सरकार की तरफ से प्रयास तो पूरा किया जा रहा, लेकिन अधिकारियों के ढीले रवैये के कारण वो प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।
जरूरत इस बात की भी है कि जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है उस एडवाइजरी का पालन श्रद्धालुओं को भी करना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि केदारपुरी में जो परिस्थितियां बनती है, खासतौर पर जो अचानक यहाँ मौसम बदलता है और उस मौसम बदलने के बाद जो यहाँ के हालात होते हैं, उन हालातों से निपटना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। तो ऐसे में प्रशासन की तैयारियां तो अपने स्तर पर जारी है, लेकिन जिस प्रकार से तैयारियां पूर्व में की जानी चाहिए थी, मंदिर समिति की तरफ से जो तैयारियां यहाँ पर की जानी चाहिए थी, उन तैयारियों पर उतना असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। बाबा केदार की चल विग्रह डोली भी केदारनाथ पहुंच चुकी है और इस दौरान मंदिर प्रांगण केदारनाथ के जयकारों से गूंजमायन हो गया है और मंगलवार को बाबा के कपाट खुलने वाले हैं। ऐसे में यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है, जिस कारण मौसम खराब होने की एडवाइजरी जारी होने के बाद भी श्रद्धालु निचले इलाके में रुकने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में मौसम को देखते हुए केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दिया गया है। ऐसे सवाल कई हैं। सवाल ये कि क्या सरकार की तरफ से लगातार बैठक करके निर्देश देने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही? क्या अधिकारी सीएम के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? क्या बैठकें सिर्फ दिखावे के लिए की गई थी? अभय कैथुरा की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, केदारनाथ। ये कैसी सरकारी तैयारी है? आस्था पर असुविधा भारी है। सरकार के दावों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। बैठकों के बाद भी तैयारियां पूरी दिखाई नहीं दे रही हैं। सीएम सख्त हैं, लेकिन अधिकारी सुस्त दिखाई दे रहे हैं। आदेशों का कहीं ना कहीं असर हल्का दिखाई दे रहा है। लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। मेडिकल सुविधा के दावे हवाई जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीषा पवार के वापस आते ही निधि उनियाल मामले का जिन्न भी बोतल से बाहर आ गया है। निधि उनियाल मामले की जांच यूं तो सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीषा पवार को दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते जांच आज तक पता नहीं चल पाया था। अब उनकी सचिवालय में ज्वाइनिंग के बाद फिर से निधि उनियाल मामले की जांच सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस के नेता निधि उनियाल मामले की जांच को लेकर एक बार फिर मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव के घर पर उपचार के लिए गई डॉक्टर निधि उनियाल के साथ अभद्रता के आरोप लगे थे, जिसके बाद उनका तबादला कर दिया गया था और बाद में स्वयं डॉक्टर निधि उनियाल ने नहीं, सरकारी सेवा से इस्तीफा तक दे दिया था। मनीषा पवार का स्वास्थ्य सही न होने के चलते यही अफसोसजनक है इस प्रदेश के अंदर। जीरो टॉलरेंस के नाम पर जब भ्रष्टाचार सामने आता है या कोई अन्याय अत्याचार सामने आता है, तो जिस पर अत्याचार हुआ होता है उसी को ठिकाने लगा दिया जाता है। निधि उनियाल को किस तरह से मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा, किस तरह से पूरा वो प्रकरण हुआ, वो उत्तराखंड के लिए एक बदनुमा दाग है। डॉक्टर जिन्हें हम जीवन रक्षक कहते हैं, जिन्हें हम भगवान की उपाधि देते हैं, उनका उत्पीड़न इस राज्य में हुआ और निधि उनियाल मामले की जांच सौंपी गई। मनीषा पवार जी वापस भी लौट कर आ गई हैं, जिनके पास जांच चल रही थी, लेकिन जांच कहां तक पहुंची ये जनता के पटल पर अभी तक नहीं आया। 10 मई से शुरू होने जा रही हरीश रावत की कांग्रेस के साथ जुड़े यात्रा को लेकर पार्टी संगठन भी पूरे तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि जिस प्रकार से देश में भ्रष्टाचार, अराजकता फैली हुई है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कांग्रेस के साथ जुड़े यात्रा निकाल रहे हैं। उनका जो यात्रा है 10 तारीख से, वो कांग्रेस के साथ जुड़ो यात्रा का नाम है, उन्होंने जो दिया है। और निश्चित ही वो चाहते हैं कि इस समय जिस तरीके से बीजेपी लोकतंत्र को क्रश कर रही है, ख़त्म कर रही है, और जिस तरीके की हालात देखने को आ रहे हैं, कहीं भी कानून का डंडा नहीं दिखाई देता है, बल्कि भ्रष्टाचार चरम पे है। ऐसे में इस तरह की यात्राओं का अपना महत्व है और हरीश रावत जी की यात्रा जो है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी यात्रा सफल हो और उनका उद्देश्य भी सफल हो। हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। शंकराचार्य
अभी मुक्तेश्वरानंद ने बयान का स्वागत करते हुए कहा कि जनसंख्या बढ़ने के मामले में भारत चाइना से भी आगे है। साथ ही जनसंख्या बढ़ने से मानव संसाधन कमजोर हो रहा है। एक अंश में हमारा ये कहना है, उनकी बात का हम एक अंश में समर्थन करते हैं कि जो संसाधन है, मानव संसाधन, वो कमजोर हो रहा है। हमारे पास अगर मनुष्य ज्यादा हो गए हैं तो हमको उनका सदुपयोग करना आना चाहिए। हम अपने पास जो संसाधन, मानव संसाधन है, उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आज जब घोषणा होती है कि भारत नंबर 1 पर चला गया जनसंख्या के मामले में, तो चीन खड़ा हो जाता है। वो कहता है हमारे पास 80 करोड़ प्रशिक्षित लोग हैं। भारत नहीं बोल पाता कि नहीं हमारे पास तो 100 करोड़ है। नहीं, क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ है नहीं कि हमारे यहाँ का जो बच्चा है उसको हम प्रशिक्षित कर दें, उसको शिक्षित कर दें, उसको योग्य बना दें। इस बारे में अभी हमारा ध्यान नहीं है, जबकि इस पर ध्यान होना चाहिए। और ध्यान होगा तो पूरे विश्व में मांग है, योग्य लोगों की मांग अभी कम नहीं हुई है। सच बात तो यह है कि योग्य लोगों की मांग और बढ़ गई है, क्योंकि अब उतनी योग्यता नहीं है जितनी पुराने समय में थी। तो अभी भी योग्य लोगों की सब पूरे विश्व में मांग है। अगर भारत योग्यता बढ़ा दे अपने बच्चों की, तो पूरे विश्व में उसके बच्चे जाकर के की पॉइंट्स पर, बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठ करके संचालन विश्व का करने लगेंगे और विश्व में एक अच्छी क्रांति ला देंगे। तो इस बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए और संतों महंतों को भी सोचना चाहिए। अच्छा है। राज्य में बढ़ते वन्य जीव जंतुओं की अवैध तस्करी में लिप्त तस्करों की अवैध गतिविधियों की रोकथाम और धरपकड़ हेतु वन विभाग के साथ मिलकर चलाए जा रहे इसी कड़ी में एसटीएफ और वन विभाग को संयुक्त कार्रवाई में वन्य जीव तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने 4 किलो 700 ग्राम पेंगोलिन शल्क के साथ 2 शातिर वन्य जीव तस्कर गिरफ्तार किए हैं। पूछताछ में गिरफ्तार दोनों वन्य जीव तस्करों ने बताया कि इस पेंगोलिन का शिकार उन्होंने इसी वर्ष मार्च महीने में महोफ रेंज मादोटांडा पीलीभीत के जंगल से किया था, जिसे आज बेचने के लिए नेपाल जा रहे थे। पकड़े गए दोनों वन्य जीव तस्करों के विरुद्ध तराई पूर्वी वन विभाग सुरई रेंज में धारा 9, 38, 48, 50, 51 जीव जंतु संरक्षण अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। पेंगोलिन के स्किल्स जो हैं वो बरामद किए गए हैं। ये लगभग 4.7 किलोग्राम जो है इनका वेट है और यूपी पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से 2 लोग जो हैं, 2 पोचर्स इसको उत्तराखंड में ला रहे थे और यूपी के बॉर्डर से जब एंट्री होती है सुरई रेंज में, पूरनपुर रोड पे इनको जो है दबोचा है और इसमें वन क्षेत्राधिकारी सुरई एवं जो एसटीएफ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है, इनका ये जॉइंट ऑपरेशन था और ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों द्वारा पेंगोलिन के स्केल्स को जो है इसको उत्तराखंड में लाया जा रहा है और इसकी जो है तस्करी की जा रही है। राज्य में बिजली का संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। जहां रिहायशी इलाकों में बिजली की किल्लत बनी हुई है, तो वहीं उद्योग भी इससे प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ऊर्जा निगम के निदेशक अजय अग्रवाल ने बताया कि बिजली किल्लत को लेकर लगातार ऊर्जा विभाग काम कर रहा है, जिससे लोगों को जल्द निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ उद्योगों में भी कटौती की जा रही है, जिससे मार्केट की सप्लाई पर इसका विपरीत असर ना पड़े। ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, खाली ग्रामीण क्षेत्रों, क्योंकि जो हमें पावर क्लियर नहीं हो पाती मार्केट से, 7 से 8 MU या 9 MU के हम बिड्स मार्केट में लगा रहे हैं और उसमें से जितनी अवेलेबल हो जाती है हम वो बिजली उपलब्ध करा देते हैं। 1 से 2 MU या 3 MU की शॉर्टेज हो जाती है कहीं मार्केट से क्लियर ना होने की वजह से मार्केट में, तो फिर थोड़ी रोस्टिंग। भूंदसगांव से क्षति का आकलन करने केंद्रीय दल जोशीमठ पहुंचा। आपको बता दें, केंद्र सरकार के निर्देश पर 26 सदस्यों का दल जोशीमठ पहुंचा है, जहां टीम में 16 केंद्र सरकार के अधिकारी और 10 राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद हैं। तो वहीं अगले 3 दिन तक टीम आपदा से हुए नुकसान का आकलन करेगी और रिपोर्ट के बाद केंद्र से आर्थिक पैकेज मंजूर होगा।
साथ ही सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी से करीब 3000 करोड़ के आर्थिक पैकेज की मांग की है। मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने को है। ऐसे में लगातार लग रहे जाम को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार योजना बना रही है, लेकिन कई मुख्य चौराहों पर जाम के जहम से निजात नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से मसूरी में कई जगह से यातायात व्यवस्था को सुचारू किए जाने को लेकर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग और पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से बनी पार्किंग को संचालित किया जाना भी प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। हमने लगातार प्रयास किए। इवन जो किंग क्रेक पे पार्किंग बनी है, लेटेस्ट चीफ सेक्रेटरी साहब के आदेशानुसार वो टैक्सीज के लिए फ्री भी की गई है। फिर भी कहीं ना कहीं लोकल्स में मैं कहूँ या स्थानीय टैक्सी चालक है, इनमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके या उस अरेंजमेंट को लेके अभी पूरी सहमति नहीं बन पा रही है। तो ये तभी हो पाएगा जब सारे स्टेक होल्डर जो है वो उसमें सहमति दिखाए। तो लगातार प्रयास चालू है। जो वन वे हम चला रहे हैं, जब भी हमने लाइब्रेरी चौक से क्यू अगर सर्टेन लेवल पे ITBP तक होती है तो जो वन वे हम वेवरली स्कूल से चलाते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और मसूरी में ट्रैफिक दिखता है पर पुलिस जगह जगह पे तैनात है और ये कंजेशन है, ये चोकिंग नहीं होती है। ये एक मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है। और क्यों लगेगी, क्योंकि आज के दिन पे, जिस दिन पे वीकेंड है, उसमें लगभग 4500 से 5000 व्हीकल मसूरी में आती है और ऑफिशियली हमारे पास प्राइवेट और सरकारी मिलकर 1700 से 1800 गाड़ियों की पार्किंग है। तो लगभग 2800 से 3000 गाड़ियों की समस्या रहती है, तो इसलिए पार्किंग की समस्या रहेगी। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब